फांसी निज़ाम ने अपनी हिफाजत मांग ली। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अपने ही कैमरे गैर महफूज निकले। पोल पर मीटर सोलर पैनल मौजूद लेकिन बॉक्स गायब। क्लिफ्टन में बड़ी वारदात, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी, लाखों रुपए का सामान गायब, ई चालान के कैमरे भी बंद। क्या अब भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर एतमाद कर सकते हैं? शहरी सरा पर सवाल है। हिफाज़त निज़ाम ने अपनी हिफाजत मांग ली। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अपने ही कैमरे गैर महफूज निकले हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें, शहर कायद में जो है वो जराइम के खात्मे के लिए एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कैमरे लगाए गए थे। उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उसी के जरिए जो है वो ई चालान भी हो रहे थे और उसी के जरिए जो है वो मुल्जिमान भी पकड़े जा रहे थे। लेकिन शहर कायद है, अनोखी वारदात हुई है। कराची का इलाका क्लिफ्टन है, पोश तरीन इलाका, उससे जो है वो सेफ सिटी कैमरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वो ही चोर आकर ले गए हैं। डीजी सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है। इस वक्त मैं आपको उसी मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूं। मेरे कैमरामैन सज्जाद आपको दिखाएंगे, ये वो मकाम है जहां पर जो है वो सेफ सिटी का कैमरा लगा हुआ था। ये बोर्ड बेसन थाने की हुदूद पड़ती है और ये सामने भी रोड जो है वो उसी जानिब जा रहा है, जबकि मशहूर तरीन तमाम बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, दीगर सियासी शख्सियात के भी यहाँ पर घर हैं। और ये वो मकाम है जहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाया गया था। ऊपर जो है वो कैमरे भी नस्ब किए गए थे, लेकिन जैसे ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हुआ है तो उसके बाद जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से कैमरे जो है वो खुद उतार दिए गए हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो चोरों को पकड़ना था, जिन्होंने ई चालान करना थे, वो खुद ही महफूज नहीं है। जराइम के खात्मे के लिए जिस चीज को मुतारिफ करवाया गया था, जो कि जराइम का खात्मा करेगा, लेकिन उसकी जो है वो हिफाजत कौन करेगा, इसका सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट साउथ है, एक बहुत बड़ी वारदात हुई है, पोश तरीन इलाका है, रात के वक्त रौनक ही रौनक होती है और एक बॉक्स के ऊपर इसका मीटर इस वक्त भी लगा हुआ है, लेकिन कैमरे जो हैं वो अब महफूज बना लिए गए हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी जो है आसिफ इजाज शेख, डीजी सेफ सिटी अथॉरिटी है, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि लाखों रुपए का जो सामान होता है वो जो है वो चोरी कर लिया गया है, जबकि आसपास दीगर भी कैमरे मौजूद हैं। इसका जो सेफ सिटी का कैमरे हैं उसको अगर कोई टच भी करता है तो उसका एक अलार्म सिस्टम होता है। अलार्म सिस्टम यकीनी तौर पर बचा भी होगा, लेकिन उसके बावजूद चोर आए हैं और इतनी शातिर तरीके से जो है वो चोरी की है और उसके बाद फरार हो गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। अब कैमरे को उतार लिया गया है, यानी ई चालान जो सिस्टम था इस सड़क पर जो है वो गैर महफूज हो गई है। ई चालान सिस्टम भी यहाँ से चला गया है और कैमरे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने के बाद कैमरे खुद उतार लिए गए हैं। करीबी जो है वो दीगर कैमरे भी नस्ब हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ का वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होना एक अलमिया की बात है। डीजी सेफ सिटी अथॉरिटी का ये कहना था कि तशवीश की बात है, हम कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी फराहम करना है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, जो कि नाकाम दिखाई दी है और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो चोरी हो गया है। जी, 30 साल से हुकूक से महरूम लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। चेयरपर्सन बुशरा आराई की क़यादत में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सर्विस स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन की जाए, प्रमोशन, रिटायरमेंट, पेंशन और मेडिकल सहूलियात फराहम की जाएँ। मुजाहिरीन का मुतालबा, खाली आसामियों पर फौरी भर्ती और दीगर मुतालबात भी माने जाएँ। मुतालबात पूरे ना होने पर हिफाजी मुहिमों के बायकॉट का इंतजाम। एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की भी धमकी दे दी गई है। आपको अपडेट करते चलें। 30 साल से हुकूक से महरूम लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी है। चेयरपर्सन बुशरा आराई की क़यादत में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सर्विस स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन की जाए, प्रमोशन, रिटायरमेंट, पेंशन और मेडिकल सहूलियात फराहम की जाएँ। मुजाहिरीन की जानिब से मुतालबा किया गया है खाली आसामियों पर फौरी भर्ती और दीगर मुतालबात भी माने जाएँ। मुतालबात पूरे ना होने पर हिफाजी मुहिमों के बायकॉट का इंदिया दे दिया गया है। आपको बताएं कि चेयरपर्सन बुशरा आराई की क़यादत में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। सर्विस स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन की जाए, प्रमोशन, रिटायरमेंट, पेंशन और मेडिकल सहूलियात फराहम की जाएँ। मुजाहिरीन का ये मुतालबा है खाली आसामियों पर फौरी भर्ती और दीगर मुतालबात भी माने जाएँ। 30 साल से हुकूक से महरूम लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुतालबात पूरे ना होने पर हिफाजी मुहिमों के बायकॉट का इंतजाम कर दिया जाएगा। एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की भी धमकी दे दी गई है। बात कर लेते हैं, इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताएगा।
बिल्कुल एक बार फिर कराची प्रेस क्लब के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर की जानिब से अपने मुतालबात के लिए यहाँ पे पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिनका कहना है कि गुज़श्ता 30 साल से इनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो आखिरकार दोबारा जो है वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से लेडी हेल्थ वर्कर्स यूनियन की जो चेयरपर्सन है बुशरा राई हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। तो हम बुशरा राई से बात करेंगे कि क्या इनके मुतालबात हैं। मैडम, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के? हमारे जो है वो कानून और आइन के मुताबिक ही जो है मुतालबात हैं। कोई हम आइन से बाहर नहीं है, कोई हक से बाहर नहीं है। सबसे पहले हमारी जो सेंक्शन पोस्टें हैं, जो खाली पोस्टें हैं, उनका बजट पड़ा हुआ है तो वो भर्ती की जाए, रेगुलर बुनियाद पे भर्ती की जाए। बेशक आप उसका NTS लें। दूसरा, हमारा 31 साल गुजर गए, 15 साल हमें रेगुलर हुए गुजर गए, हमारी कोई अपग्रेडेशन, कोई प्रमोशन नहीं है, वो फिलफोर की जाए। और उसके अलावा हमारे सर्विस स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उस पर काम किया जाए। और जो PSO कार्ड है सुपरवाइजर के, वो मनपसंद जो हम DHOs हैं वो अपनी मनपसंद लोगों को देते हैं, कहीं दे रहे हैं कहीं नहीं दे रहे हैं। वो जो सेक्रेटरी साहब ने लेटर निकाले, इन सारी चीज़ों के निकालें तो PSO कार्ड जारी किए जाए। हमें एक ऑफिस जो है वो जो हमारा हक है, जो एक क्लार्क को भी दिया जाता है, पट्टे वाले के लिए भी है, OT टेक्नीशियन के लिए भी है। और जो हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे लिए कोई ऑफिस नहीं है। हर सेंटर पे BHU RSC MC THQ पे एक रूम हमारी सुपरवाइजर को दिया जाए ताकि वो बैठ के रिपोर्टिंग करे, ट्रेनिंग करे, मीटिंग करवाए और अपना रिकॉर्ड जो है वो वहाँ रखे। चौथा मुतालबा हमारा है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमें गाड़ियाँ दी जाएँ विजिट के लिए। और पांचवा मुतालबा है कि हमारी जो क्या कहते हैं उसको, मीजल्स में यानी किसी भी कैंपेन है उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है उसको जो है वो लाजमी करार दिया जाए। और चौथा जो है जो सुपरवाइज़र है उसके लिए मेडिसन स्टोर नहीं है, हम घरों में जाके मेडिसन रखते हैं तो फिर उस पर हम पे जो है वो ब्लेम लगता है। तो ये जो हमारे मुतालबात हैं जायज़ मुतालबे हैं। और 12 बार हमारी सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई है, सेक्रेटरी साहब ने 3 से 4 बार तमाम DHOs को लिखा है, मगर DHO के कान पे टस से मस ये बात नहीं जाती। हमारा मुतालबा गवर्नमेंट सिंध से ये है कि हमारा ऑर्गनोग्राम चेंज करके जो पुराना ऑर्गनोग्राम था वापस करके हमें सूबे लेवल पे लाया जाए ताकि एक जगह हमारी बात सुनी जा सके और वहाँ से एक ही तरह मसला हल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन दी बुशरा राई। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी फरज सुल्ताना साहबा। इनसे पूछेंगे, आप बताएं कि आने वाली मुहिम्मात खसरा और रुबैला खासतौर पे, इसमें सुना कि DHOs अपने मनपसंद अफराद को तैनात करते हैं, आपको शामिल नहीं करते, इसमें क्या सदाकत है और क्या इस मुहिम्मात का भी बाइकाट करने पर गौर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम आज यहाँ खड़े हैं तो टोकन एहतजाज है। जैसे हमारी चेयरपर्सन ने कहा, जो हमारे इशूज़ हैं, देखिए हम पाकिस्तानी शहरी हैं, इस मुल्क में रहते हैं, आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और जो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, जो हमारा काम है उसको हम बखूबी से निभाते हैं। जहाँ तक मुहिम्मात का ताल्लुक है, तो अगर हमारे ये जो मुतालबात हैं इनको पूरा ना किया गया तो जो MR कैंपेन है, जो IPV कैंपेन होगी, जो पोलियो कैंपेन होगी, तो ज़ाहिर है वो मुतासिर होगी। ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, ये काम तो हमारा है, हमें करना है और हम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बाद डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ बेइंतहा नाजायजियाँ हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर और LHS को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम इन्हीं के हेल्थ की शाख हैं और हमने ये काम करना है। और अगर ये हमारे मुतालबात ना मंजूर किए गए तो आने वाली मुहिम्मात के बारे में हम बाइकाट कर सकते हैं, हम इस पर गौर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन। और जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि LHS और LHW के अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो 15 रोज़ के बाद वज़ीर आला हाउस की तरफ भी मार्च करेंगे और वहाँ पे एहतजाजी धरना देंगे और अपने जो मुतालबात हैं वो मंजूर कराएंगे। विमेन डेवलपमेंट का 7 करोड़ 59 लाख का खानापुरी बजट, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस महज खानापुरी के लिए मुनाकिद। सेमिनार्स में ख़वातीन शरीक ही नहीं, ऑडिटर जनरल का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी ने कॉन्फ्रेंसेस पर 1.7 करोड़, डायरेक्टर ने नुमाइश पर 80 लाख खर्च किए। तमाम प्रोग्राम बगैर टेंडर, लाखों रुपए गैर मुतालिका तकरीबात पर ज़ाया। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली तकरीबात में ख़वातीन की गैर मौजूदगी पर सवालिया निशान। जिम्मेदार अफसरान का तयन और फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, ऑडिटर जनरल का ये मुतालबा है। अपडेट करते चलें आपको, विमेन डेवलपमेंट का 7 करोड़ 59 लाख का खानापुरी बजट, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस महज खानापुरी के लिए मुनक़िद की जाती हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त। आजिज़ बताएगा।
जी देखिए, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है 2023 और 24 की। ये ख़ास तौर पे ख़वातीन का महकमा जो है तरक्की नस्वां वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसका काम है ख़वातीन की तरक्की के लिए काम करना सूबे में, लेकिन इसने ख़वातीन की तरक्की तो दूर की बात है, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस पे पूरे पैसे खर्च किए, और ख़र्च भी इस तरह किए कि न उसका कोई टेंडर है और न उसमें मुतल्लिका लोग हैं। सिर्फ खाना पूरी, आप अंदाज़ा करें कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ 59 लाख रुपए सिर्फ खाना पूरी पे खर्च किए गए, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस की गई, नुमाइश किए गए और मुख्तलिफ सेमिनार्स किए गए। वुमेन प्रोटेक्शन के फंक्शन में मुतल्लिका लोग ही नहीं थे बल्कि ख़वातीन ही शरीक नहीं थी। ये रकम जो है सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट और डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने खर्च किया है। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार पे सेक्रेटरी ने जो है 1 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च किए, जबकि नुमाइश पर 80 लाख रुपए खर्च हुए। इसी तरह डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट जो है, उन्होंने अलग से अपने तौर पे कॉन्फ्रेंसेस करवाए और सेमिनार्स करवाए, उस पे करोड़ों रुपए खर्च किए। ऑडिटर जनरल ने ये मसला जो है नवंबर 2024 में उठाया है और दिसंबर 2024 में इस हवाले से एक इजलास हुआ, जिसमें बताया गया डिपार्टमेंट को कि तमाम तर तफसीलात की जो रिपोर्ट हैं और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को फ़राहम की जाएँ। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम तफसीलात फ़राहम नहीं की गई, लिहाजा ये तमाम जो अखराजात हैं, अखराजात भी मामूली नहीं है, 7 करोड़ 59 लाख रुपए हैं। ये तमाम अखराजात ऑडिटर जनरल के मुताबिक मशकूक हैं, लिहाजा इस पर जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए और जो ज़िम्मेदार अफसरान ने ये रकम खर्च की है, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये कहना है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। जी अजय, बताएगा क्या इस सिलसिले में अब तक महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है? जी देखिए, होता ये चूँकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सिंध असेंबली को भेजी गई थी और सिंध असेंबली से ये रिपोर्ट अरसाल कर दी गई है सिंध असेंबली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसको। अब इसका फ़ैसला जो है सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को करना है। आया ये वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इन मज़कूरा अफसरान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुलाती है या ख़ुद डिपार्टमेंट को कार्रवाई की है, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं कोई भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो साबिका सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट और साबिका डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट हैं, ये अभी इन ओहदों पर नहीं हैं। अभी इन ओहदों पे उनकी जगह पे दूसरे अफसरान काम कर रहे हैं। मौजूदा सेक्रेटरी और मौजूदा डायरेक्टर ने ये पैसे खर्च नहीं किए, साबिका सेक्रेटरी और साबिका डायरेक्टर ने ये पैसे खर्च किए हैं 7 करोड़ 59 लाख रुपए, लेकिन इन पे कोई भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई नहीं हुई है, इनके ख़िलाफ़ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन का फ़ैसला जो है सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को करना है। जी ठीक है, सीनियर रिपोर्टर आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा सेहत गुलाम हुसैन बग्गियों का तबादला। गुलाम हुसैन को डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्कूल तालीम का ओहदा खाली था। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 19 कैडेट के अफसर और महकमा सेहत में तैनात एडिशनल सेक्रेटरी गुलाम हुसैन बग्गियों का वहाँ से तबादला करके उनको डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन महकमा बराए स्कूल तालीम तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जबकि डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग एवोल्यूशन महकमा स्कूल तालीम का ओहदा इमदाद अली शाह के तबादले के बाद खाली था, जिस पर जो है गुलाम हुसैन बग्गियों को तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस के मुतालबात सिंध हुकूमत की बनाई गई वर्किंग कमेटी का इजलास आज 2 बजे होगा। इजलास सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सदारत में होगा। इजलास में मुलाजमीन के 3 नकाती मुतालबात पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद। आज जी बिल्कुल, मुज़ाकरात के बाद मुज़ाकरात और कई बार मुज़ाकरात, लेकिन अमल दरामद बाकी। कई बार यकीन दहानियाँ करवाई गई लेकिन अमल दरामद ताहाल न हो सका।
ये मामला है सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस के मुलाजमिन का जो सरापा एहतजाज है उनकी जानब से गुज़िश्ता माह बिलावल हाउस के सामने सिंध भर के मुलाजमिन ने धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनको यकीन दहानी दिलाने के लिए या उनके मामला हल करने के लिए एक मुज़ाकरती वर्किंग कमेटी बनाई, जिसका सरबराह सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह को मुकर किया गया था। वो कमेटी ताहाल मौजूद है, लेकिन इस कमेटी ने कई बार इजलास किए, मुज़ाकरत करने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। आज फिर 2 बजे जो है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह ने वर्किंग कमेटी का इजलास तलब किया है। इजलास 2 बजे न्यू सिंध सेक्रेटरी के अंदर होगा और इजलास में सेक्रेटरी जो है ख़जाना, सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल जो है बैनुल फंड जो है वो भी शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ जो है जो सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस है उनके जो मुलाजमिन का वफ्द है 4 रुकनी, वो भी कमेटी का हिस्सा, वो भी 4 जो मुलाजमिन इसमें शिरकत करेंगे। आज के इजलास में 3 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा, जिसमें एक जो मामला जो मेन अहम इशू जो है DRA डिस्पेरिटी अलाउंस, उस पर गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ बैनुल फंड जो है उस पर, इसके साथ साथ ग्रुप इंश्योरेंस पर भी बातचीत की जाएगी। इन मामलों को कहा जा रहा है कि आज हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसके बाद ये ड्राफ्ट यानी मसौदा जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ये मसौदा वज़ीर-ए-आला सिंध को अरसाल करेंगे और वज़ीर-ए-आला सिंध ये मामला सिंध काबीना के सामने रखेंगे और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद ये मुलाजमिन का मामला हल किया जाएगा, वो भी सिंध काबीना की मंजूरी से मशरूत किया गया है। लेकिन मामला ये है कि मुज़ाकरत पर मुज़ाकरत जारी है, यकीन दहानियाँ करवाई जा रही है, और लेकिन अमल दरामद इस पर करना बाकी है। अमल दरामद कौन करेगा, इस हवाले से वर्किंग कमेटी के अफसरान का कहना है कि मामला वज़ीर-ए-आला सिंध का है और सिंध काबीना हल करेगी। अफसरान का काम है उनको तजावीज़ तैयार करके वज़ीर-ए-आला सिंध के सामने पेश करना या चीफ सेक्रेटरी के सामने पेश करना। लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध से आज जो वर्किंग कमेटी के जो मेम्बरान है या वर्किंग कमेटी पूरी है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात करेगी और मुलाकात करके जो मुलाजमिन के मामला हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर आगाह करेगी और आगाह करने के बाद साथ साथ जो मसौदा यानी ड्राफ्ट है वो भी चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश करेगी, जिसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश करेंगे। लेकिन मुज़ाकरत का जो अमल जो है बदस्तूर जारी है। 1 जनवरी से मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में तब्दीली की तैयारी है। CPPA ने बिजली कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 2026 के पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का तखमीना लगाया गया है, जबकि बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी होगा। दरख्वास्त पर नेपरा 18 नवंबर को समाअत करेगा। आपको अपडेट करें, 1 जनवरी से मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में तब्दीली की तैयारी कर ली गई है। CPPA ने बिजली कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। 2026 के पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट तक का तखमीना लगाया गया है। बिजली के नए बुनियादी टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी होगा। दरख्वास्त पर नेपरा 18 नवंबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान में सनतों के लिए बिजली के नर्ख खिते से महंगे। एप्टमा ने हुकूमत का 3 साला इजाफी बिजली पैकेज नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। सेक्रेटरी जनरल एप्टमा शाहिद सत्तार का नेपरा को ख़त स्कीम की पेचीदगी की निशानदेही कराई। मौजूदा स्कीम सनती शोबे के लिए नुकसानदेह करार। सनती ज़र सारफीन पर 22.98 रुपये फी यूनिट चार्ज की मुखालफत कर दी गई है। लिखा कि बड़ी तादाद में सनती सारफीन स्कीम की अहलियत से महरूम होंगे। अहलियत की हद 40% की जाए। सनती शोबे के हकीकी फ़रोग और बरामदात के लिए इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी गई हैं। पाकिस्तान में सनतों के लिए बिजली के नर्ख खिते से महंगे। एप्टमा ने हुकूमत का 3 साला इजाफी बिजली पैकेज नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अपडेट कीजिए। जी देखा जाए, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल शाहिद सत्तार ने नेपरा को खत इरसाल किया, जिसमें कहा है कि हुकूमत की जानिब से जो है बिजली के इजाफी इस्तेमाल की हुकूमती जो पैकेज है 3 साल का उसको नाकाबिल करार दे दिया है और कहा है कि पिछले साल से इजाफी बिजली के इस्तेमाल की स्कीम अपनी मौजूदा शक्ल में सनती शोबे के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अपने में हुकूमत के 3 साल बिजली के इजाफी इस्तेमाल पैकेज को नाकाबिल कबूल करार दे दिया है। कहा है कि स्कीम के तहत इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर सनती और ज़रूरी शोबे को 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट बिजली चार्ज होगी। ये मौक़िफ़ मुल्क के तमाम बड़े सनती नुमाइंदे इदारों के मुतफ़िका दो टोक मुखालफत से वाज़ेह है। एप्टमा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मौजूदा पैकेज जो है का जो ढांचा है वो नहायत पेचीदा और तफरीक पर मबनी है, जो बड़ी तादाद में सनती सार्फिन को अहलियत से खारिज कर देता है। टेक्सटाइल शोबे की कैप्टिव पावर सार्फिन के 60% जो सैंक्शन लोड है उसको गैर हकीकत पसंदाना करार दिया है। एप्टमा का मौक़िफ़ है कि स्कीम के तहत 60% बड़ी जो बरामदी सनतें इस पैकेज से महरूम हो जाएंगी। अहलियत की हद जो है 60% से कम करके 40% रखने की तजवीज़ दी है, ताकि ज़्यादा कारखाने दूसरी शिफ्ट में भरपूर पैदावार करें और
इकोनॉमिक सरगर्मियों के हकीकी इजाफा मुमकिन होगा। दिन के औकात में कम निरखों वाला इंक्रीमेंट टैरिफ मुतारिफ कराया जाए ताकि सनतें दिन के वक्त भी बिजली इस्तेमाल करें। और जो पैकेज है वो खित्ते के ममालिक के मुकाबले अब भी महंगा है, जहाँ सनती टैरिफ 5 से 9 अमरीकी सेंट फी यूनिट के दरमियान है, जबकि देखा जाए पाकिस्तान में जो शरह है अभी 10 से 11 सेंट फी यूनिट रहने का इम्कान है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तहसीलात ज़र ही खसारे को पूरा करेंगी। चेयरमैन FPCCI पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड मियां जाहिद हुसैन बोले, अक्टूबर में तजारती खसारा 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। हुकूमत को बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली और गैस की कीमतें कम करनी होंगी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। देखा जाए मईशत का सबसे अहम डाटा दरामदी बिल है, जो कि माहाना 6 अरब डॉलर पे पहुंच गया है, जबकि बरामदात की बात की जाए तो 2 अरब 85 करोड़ डॉलर रही है। 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तिजारती खसारा रहा है। अगर एक्सपोर्ट इसी तरीके से कम हुई तो क्या इम्पैक्ट होगा, दरामद को कम करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास मौजूद है यहाँ पे इस वक्त FPCCI के पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन। बहुत शुक्रिया सर। जो सूरत हाल है, कंसर्न्स देखे जा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, डॉलर क्या फिर महंगा हो गया? देखिए, मैं नहीं समझता कि डॉलर फिर दोबारा महंगा होगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि उसमें नो डाउट कि हमारा इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है वो पिछले साल के मुकाबले में खासा बढ़ रहा है, और होपफुली जो हम समझते हैं कि इस साल जो ट्रेड डेफिसिट होगा हमारा वो तकरीबन कोई 36 अरब डॉलर का होगा, और जो हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो होंगी तकरीबन कोई 40-42 अरब डॉलर की। तो इस तरह 5-6 अरब डॉलर हमारे पास सरप्लस होगा, और ये जो 5-6 अरब डॉलर सरप्लस होगा तो जो हमें अपना डेट पेमेंट करनी होती है, जो कि तकरीबन 24-25 अरब डॉलर की करनी है, वो पहले तो हम बोरो करते हैं और वो रोल ओवर करते हैं, तो 4-5 अरब डॉलर हमारे पास सरप्लस होंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा रोल ओवर में भी सहूलत मिल सकती है। ये तो एक ओवरऑल पिक्चर है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्यों हो रहा है, ये ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है ये क्यों बढ़ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इम्पोर्ट्स को ईज आउट किया है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ हम जा तो रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मगर उस हिसाब से भी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ नहीं रही बल्कि कम ही हो रही है। इस वक्त हम एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की कोशिश हो रही है, लेकिन वो शायद इतनी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि हमारी बिजली की कीमतें जो है वो भी हम 9 सेंट पे नहीं ला सके हैं। इसी तरीके से मार्केट पाल दो के हमने 22 से 11% पे तो आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अब उसको मजीद कम करना है, उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाना है। ये दो काम जब होंगे, यानी एनर्जी की प्राइसेस और उसके साथ साथ हमें मार्कअप, ये जब काम होंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स हम समझ सकते हैं कि बढ़ सकती हैं। तो लेकिन टिल सच टाइम हमें जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये है कि वो इम्पोर्ट को थोड़ा ईज आउट कर रहे हैं, ताकि उसके नतीजे में लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले, लोगों को रोजगार मिले, गुर्बत में कमी आए। जैसे कि आपने सुना, पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड ने ये तजवीज़ दी हुकूमत को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बिजली, शरह सूद और गैस की कीमतों में कमी करना होगा, ताकि पाकिस्तान रीजनल ममालिक से मुकाबला कर सके और बरामदात बढ़ा सके। गार्डन में डंपर की टक्कर से शहरी की हलाकत के मौके पर हंगामा आराई का मुकदमा। सेशन अदालत जुनूबी में केस की समाअत मुल्जिम लियाकत महसूद और मुद्दई अदालत में पेश। जज की अदम हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, आगाह कीजिएगा जवाद। जी बिल्कुल, देखें, गार्डन में डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के मौके पर हंगामा आराई करने का मुकदमा है। सेशन अदालत जुनूबी में आज मुल्जिम लियाकत महसूद के केस की समाअत हुई है। जो वकील मुद्दई हैं एडवोकेट सलमान मुजाहिद बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान साहब, क्या हुई है समाअत, क्या आज हुआ है? इत्तेफाक से आज जो है वो हम जब पहुँचे कोर्ट में अपनी हाज़िरी लगाई है, और कोर्ट ने जो है वो पिछली दफ़ा जो हमने अपील की थी कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम को बेहतर किया जाए, तो आज हमने देखा कि अदालती अमला ख़ासकर पुलिस ने अदालत को खाली करा दिया और ये कहा कि कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स कोर्ट में नहीं होगा। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जज साहब आज छुट्टी पे, अचानक छुट्टी पे चले गए। क्या वजूहत हैं, मतलब उन्हीं को पता होगा। हम तो पूरी तैयारी से आए थे, और आज जो एक ऑब्जेक्शन जो हमने फ़ाइल किए थे लास्ट डेट पे कि ये ATC का केस बनता है और सेक्शन 6 और 7 में फॉल होता है, इसके कंटेंट्स ऑफ द FIR के मुताबिक सेशन का नहीं बनता, और हमने सेशन कोर्ट की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया था। उसमें बड़े मतलब लेंथी आर्गूमेंट भी हो गए थे, आधे 1 घंटे के, और हमने उसमें हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के हवाले भी दिए थे कि पूरा केस साबित किया था हमने कि ये ATA में जाना चाहिए, फॉल करता है। लेकिन उसके बाद फिर जज साहब ने उसको रिजर्व कर लिया था। आज ऑर्डर पे था, ऑब्जेक्शन भी और बेल बिफोर अरेस्ट जो उसकी कंफर्मेशन पे थी। इत्तेफाक क्या छुट्टी हुआ 22 नवंबर उसमें हुई है। एक काम हमने इसमें आज ये किया है कि रिक्वायरमेंट जो थी वो भी हमने पूरी कर दी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी
भी हमने ये एप्लीकेशन आज जमा करा दी है कि इसमें सेक्शन 6 और 7 ATA का इजाफा किया जाए, प्लस इसमें सेक्शन 324 और 109 का भी PPC का भी इजाफा किया जाए, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग हुई है और वो अटेम्प्ट टू मर्डर है फायरिंग के हवाले से, और जो लियाकत महसूद उसमें मौजूद था फायरिंग के वक्त, तो उसको आनत जुर्म में भी डाला जाए, उसमें भी उसको जो है वो गिरफ्तारी में उसकी की जाए। तो आज ये भी हुआ है। सेकेंडली हमने जब इसका नादरा से एक रिकॉर्ड निकलवाया है, ये बड़ा एक शॉकिंग आया है मेरे लिए कि उसकी फैमिली ट्री में सिर्फ उसका, उसके भाई का, उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का नाम आया है, उसके पेरेंट्स का कहीं भी जिक्र हमें नहीं मिल रहा। नादरा में उसके पेरेंट्स का या उसकी लियाकत महसूद की फैमिली ट्री क्या है और उसका NIC किस में बना, उसका बेफाम क्या था, उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्या था, वो नादरा में हमें रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आज हमने ये सोचा है कि मुद्दई की तरफ से एक एप्लीकेशन आयोग को दी जाएगी कि इसका नादरा का रिकॉर्ड कॉल करें, क्योंकि हमें ये शक है कि ये अफ़गानी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी की किसी फैमिली ट्री में घुस के इसने अपना कार्ड बनाया है। तो हम इस चीज़ को परसू कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कराची के लोगों के लिए, कराची के बच्चों को बचाने के लिए हम इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। देखा आपने, इनका यही कहना था कि आज जो है वो इन्होंने अदालत में गुज़श्ता समात में दरख्वास्त जमा करवाई थी कि लियाकत महसूद के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल की जाएँ, इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल की जाएँ। ताहम आज जज की रुखसती के बाइस समात मुलतवी हो गई और आइंदा समात के लिए 22 तारीख मुकर्रर की गई है। जबकि सलमान मुजाहिद बलोच साहब का ये भी कहना था कि अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की भी है जो ये दरख्वास्त जमा करवा दी है और आइंदा समात पर जो है इस पर समात होगी। जबकि उन्होंने ये भी कहना था कि लियाकत महसूद का जो है वो हमने नादरा से भी रिकॉर्ड चेक करवाया, ये भी अदालत से दरख्वास्त करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में सिंध से रुकन तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। अदालत ने सूबाई हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइए। देखें जी, ये पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइजरी काउंसिल है जहाँ से सिंध का रुकन जो है वो तैनात होता है, मुंतखब होता है और नोटिफिकेशन हुकूमत सिंध की जानिब से जारी किया जाता है। इस बार इस जो है सिंध से रुकन मुंतखब होने का तनाज़ा अदालत में पहुँच गया है, जहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सिंध से जो पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइजरी काउंसिल का रुकन मुंतखब किया गया है वो खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कानून है। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जो काबिलियत, तलीमी काबिलियत चाहिए वो जो नौ मुंतखब रुकन है सिंध से उनके पास नहीं है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार का ये भी मौक़िफ़ है कि इससे कबल जब भी सिंध से रुकन मुंतखब किए गए हैं, पहले इश्तिहारात जारी किए जाते थे, बाद में नर्सिस का जो है आपस में इंतखाबात होता था और जो मुंतखब होकर कामयाब उम्मीदवार आता था उनको ही सिंध का रुकन जो है मुंतखब किया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने हुकूमत सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दी हैं। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम फरीक़ैन से जवाब भी तलब कर ली हैं और दरख्वास्त की जो मज़ीद समात है वो 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया है। आलमी मार्केट में फ़ी औंस $4,260 तक पहुँच गया। सराफा बाजार में फ़ी तोला सोना 8,300 रुपये महंगा, नई कीमत 4,43,062 रुपये पर पहुँच गई। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये इजाफे के साथ 3,79,854 रुपये पर आ गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए आलमी मार्केट में सरमायाकार महफूज सरमायाकारी पर सोना एक बार फिर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में सोना $83 महंगा होकर $4,260 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे 24 कैरेट का एक तोला सोना 8,300 रुपये एक ही दिन में महंगा हो गया, जो कि बढ़कर 4,43,062 रुपये की सतह पे पहुंच गया है। साथ ही 10 ग्राम सोना भी 7,116 रुपये महंगा होकर 3,79,854 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही इसके एक तोला चांदी की कीमत जो है 228 रुपये इजाफे से 5,662 रुपये पर पहुंच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि एक बार फिर देखा जा रहा है महफूज सरमायाकारी पर आदमी बाजार में जो है सोने में खरीदारी हो रही है, उसका असर जो है पाकिस्तान में भी हो रहा है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जाने से जो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं टैरिफ पॉलिसी के, उसकी वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2,165 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,349 की सतह तक ट्रेड करने लगा है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइए। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में देख रहे हैं 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स ने 1,59,000 और फिर 1,60,000 की जो सतह है उसको बहाल किया है। मजमूई तौर पर देख रहे हैं अगर
4 दिन का जायजा लिया जाए तो मार्केट में यकीनन उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही। और इस हवाले से जो स्टॉक माहिरीन है उनका कहना है कि मार्केट में जो सरमायाकार है वो मुनाफे को समेटने पर तरजीह दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बल्कि जो दीगर दुनिया भर में स्टॉक्स की मार्केट हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है जिसका इम्पैक्ट हमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी देखना है और सरमायाकार हमें थोड़ा सा मोहतात नजर आ रहे हैं। जी ठीक है काविश, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुलाजमीन रिटायर्ड होने के बाद पेंशन के लिए ठोकरें ना खाएं। मुलाजमीन को रिटायरमेंट से कबल पेंशन की रकम अदा की जाए। सूबाई हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। फैसले पर अमल दरामद ना होने पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खालिद हैदर शाह का नोटिस। तमाम विंग्स को सूबाई हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद कराने की हिदायत। लिखा कि मुलाजमीन को रिटायरमेंट से 6 माह कबल पेंशन की रकम अदा की जाए। आपको बताएं कि मुलाजमीन रिटायर्ड होने के बाद पेंशन के लिए ठोकरें ना खाएं। मुलाजमीन को रिटायरमेंट से कबल पेंशन की रकम अदा की जाए। सूबाई हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद ना हो सका। इस पर बात कर लेते हैं आज़ाद लाहौरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन सिंध हुकूमत के फैसले पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर महकमों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तो अमल दरामद नहीं करा सके। लेकिन सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो मुलाजमत रिटायर्ड हो जाते हैं उनके लिए बड़ा फैसला ये किया है कि सिंध हुकूमत की जानब से जो फैसला किया गया उस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है। और नोटिस लेने के साथ साथ महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत जितनी भी विंग्स हैं उनके सरबराहान को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है कि जो भी महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तमाम विंग्स के जो मुलाजिम हैं वो मुलाजमत से जैसे रिटायर्ड हो उनसे रिटायरमेंट से कबल 6 माह कबल जो उनको पेंशन की रकम अदा कर दी जाए और मुलाजमिन को किसी दफातर का या किसी ऑफिस के धक्के खाने नहीं पड़े। इनकी मुश्किलात को खत्म करने के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम विंग्स को मुलाजमत से रिटायर्ड होने से 6 माह कबल पेंशन की रकम अदा करने की हिदायत कर दी और कहा है कि कोई मुलाजिम रिटायर्ड होने के बाद किसी दफ्तर का धक्का न खाए, ठोकर न खाए, उनको मुलाजमत से कबल ही पेंशन की रकम अदा कर दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद लाहौरी। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला। ट्रैफिक पुलिस का रोबोटिक गाड़ियां सड़कों पर लाने का ऐलान। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि रोबोटिक गाड़ियों में सॉफ्टवेयर लगाए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं डीआईजी ट्रैफिक के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, बताइए। कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब एक अहम फैसला सामने आया है कि पहले तो ज़ाहिर सी बात है ई चालानिंग सिस्टम शुरू हुआ जिसको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया लोगों ने, लेकिन जो लोग समझदार थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया इस मामले को। डीआईजी पीर मोहम्मद शाह जो है इस वक्त कराची ट्रैफिक के वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आते हैं। और अब रोबोट को लाने का मामला हो रहा है कि भाई एक रोबोट भी अब जो है वो सड़कों पर लोगों को अवेयरनेस भी देगा, उनके चालान भी कर सकेगा। तो उस हवाले से जानेंगे डीआईजी साहब से कि ये क्या प्लानिंग है और ये कब से इस पर जो है अमल दरामद शुरू होगा। शाह साहब, माशाल्लाह अच्छी जो है आपकी काविशें चल रही हैं ई चालान के हवाले से भी, तो उसमें कितना अच्छा रिस्पांस आया आपको थोड़ा सा वो बता दें। और ये रिपोर्ट वाला मामला क्या है ये तो हल करें। जी बिल्कुल, शुरू में तो लोगों काफ़ी कॉशियस थे और उनका रिस्पांस भी बड़ा मिक्स था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उनको इसका फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। रोड के ऊपर डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, लोग जो है सीट बेल्ट पहन रहे हैं, हेलमेट आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, रेड लाइट जो है उसकी हर कोई यानी कि फ़ॉलो कर रहा है। तो यानी कि लोगों को समझ आ रही है कि इसका कॉस्ट जो है ना, फ़ायदा जो है ना वो ज़्यादा है। तो अब जो है ना लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा इसकी कायल भी हैं और इंशाल्लाह इट इज़ गेनिंग करेंसी। जहाँ तक रोबोट की बात है, देखें हम जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है यानी कि गुड गवर्नेंस के हवाले से कि फेसलेस हो, इंटरेक्शन ख़त्म करनी है पब्लिक के साथ, किसी भी तरह की ना हमारी रोड के ऊपर इंटरेक्शन ना हो। तो ये जो हमारा सिस्टम अभी हमने लॉन्च किया है ये बेसिकली मूविंग वायलेशंस को चेक कर रहा है, कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन जो पार्किंग वायलेशंस हैं यानी नो पार्किंग जोन में गाड़ियाँ खड़ी हैं या इलीगल पार्किंग की हुई है, किसी ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी की है जो थॉरोफेयर है, या अगर डबल लेन पार्किंग मना है वहाँ पे खड़ी की है, तो उसको फिज़िकली और मैन्युअली कर करके हम थक गए हैं। चौकसें हैं, हमारी लिफ्टर्स हैं, वो गाड़ियाँ उठाते हैं, फिर अल्टीमेटली वो इल विल क्रिएट होती है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये जो चीज़ है ये बेसिकली एक गाड़ी है जो स्कैन करेगी। पहले सड़कों के ऊपर नो पार्किंग के बोर्ड्स लगेंगे या नो डबल पार्किंग के बोर्ड्स लगेंगे और रोड के ऊपर मार्किंग होगी। फिर ये जो गाड़ी चलेगी ये स्लो स्पीड पे चलेगी, इसके अंदर यानी कि सॉफ्टवेयर होगा जो रोबोटिक होगा और वहाँ से वो डायरेक्ट डेटा फैच करेगा
और हमारे ट्रैक्स के सिस्टम को ये फीड करेगा। वहाँ से ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे टिकट्स और उन गाड़ियों को जो कि इलीगल पार्किंग कर रही हैं, जैसे सदर हमारा है या और जो हमारे शॉपिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर, जैसे आपको नज़र आते होंगे ये इम्तियाज़ स्टोर है, चेज़ अप है या मॉल्स हैं बड़े बड़े, तो वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो उनके लिए हमने ये सोचा है कि हम इस गाड़ी के ज़रिए उनको टिकट्स इशू करेंगे ताकि रोड्स के ऊपर जो हमारे मेन शाहराएँ हैं वहाँ किसी किस्म की जो है ना नो पार्किंग या इलीगल पार्किंग किसी भी वक्त ना हो। मतलब उसमें रोबोट तो नहीं होगा ना, लोग तो अपने ही होंगे लेकिन वो गाड़ी रोबोटिक होगी और उसमें सिस्टम्स होंगे। एग्जैक्ट, देखिए रोबोट क्या होता है, रोबोट इज़ समथिंग विच डज़ योर वर्क, यानी कि जैसे रोबोटिक सर्जरी होती है वो कोई बंदा नहीं होता रोबोट बना हुआ, वो एक छोटी सी चीज़ होती है जो कि लीवर्स कर रहे होते हैं, तो ये भी रोबोटिक ही है, यानी कि इसमें फेसलेस है, वो खुद ब खुद देखेगी गाड़ी को, उसको समझेगी, वो उसको फीड हुआ होगा कि ये गाड़ी गलत खड़ी है या सही खड़ी है, अगर वो गलत होगी तो उसको पिक करके हमें बताएगी सेंटर में, वहाँ से टिकट जनरेट होगा। पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, DIG ट्रैफिक, उन्होंने तफसील से बताया कि रोबोटिक जो अभी काम शुरू होने वाला है चलाने का सिलसिला, उसमें एक गाड़ी होगी, उसके अंदर सारे सिस्टम सीड होंगे, वो स्कैन करके चेक कर लेगी कि कौन सी गाड़ी कहाँ वायलेशन कर रही है, तो उसी वक्त जो है वो उसको कंट्रोल पे चला देगी और कंट्रोल से उसका चालान जो है वो जारी कर दिया जाएगा। शाह लतीफ टाउन पुलिस की कार्रवाई, नेशनल हाईवे पर लूटमार करने वाला गैंग पकड़ा गया, 4 खतरनाक मुलजमान गिरफ्तार, 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस निकले। SSP मलिर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 25 कीमती मोबाइल फ़ोन, 2 पिस्तौल बरामद, फ़ोन्स की IMI तब्दील करने वाली डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं शाह लतीफ टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान स्ट्रीट क्राइम में की वारदातों में मुलव्विस निकले हैं। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अहम कार्रवाई, बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। SSP तौहीद मेमन के मुताबिक मुलजिम बच्चों के साथ ज्यादती की नाजेबा वीडियोस भी बनाता था। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से नाजेबा मवाद भी बरामद कर लिया गया है। सवाल से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, उसामा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी उसामा बताएगा। बिल्कुल लाइबा, देखिए किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो है वो अहम कार्रवाई सामने आई है। बच्चों को जो है वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तौहीदुर रहमान मीमा ने उनका बताना है कि मुलजिम बच्चों के साथ न सिर्फ ज्यादती करता था बल्कि उनकी जो नाजेबा वीडियोज हैं वो भी जो है वो बनाता था। अब गिरफ्तार मुलजिम के मोबाइल फोन से जो है वो नाजेबा वीडियोज का जो मवाद है वो भी बरामद किया गया। मुलजिम ने 15 साल बच्चे को भी ज्यादती का निशाना बनाया था, जिसका मुकदमा जो है वो चंद्रोज कबल डॉग थाने में दर्ज हुआ था। किमाड़ी पुलिस ने मुकदमे में नामजद मुलजिम हमजा को जो है वो गिरफ्तार किया है। मकसूर मुलजिम जो है वो इनाम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम से बरामद मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भेजा जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है और इनसे जो है वो दीगर मालूमात भी हासिल की जा रही है। आया ये वीडियोज वगैरह जो बनाते थे वो किसी को बेचते भी थे या उसका क्या करते थे। जी उसामा, बहुत शुक्रिया, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। MA जिन्ना रोड लाइट हाउस की दुकान में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आपको अपडेट कर रही हैं, MA जिन्ना रोड लाइट हाउस की दुकान में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल है। आपको बताएं कि MA जिन्ना रोड लाइट हाउस की दुकान में आग भड़क उठी है। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखें लाइबा, ये MA जिन्ना रोड का मकाम है जहाँ पर लाइट हाउस है, जहाँ पर ये जो लुंडा का सामान होता है वो तमाम चीजें मिलती हैं। एक कदीम मार्केट है और उसमें जो है वो तमाम ये जूते वगैरह के जो आरजी स्टॉल होते हैं वो मौजूद थे, जिनमें जो है वो आग बताई जा रही है कि लगी है, जिसकी छोटी छोटी दुकानें बनाई जाती हैं। KMC बिल्डिंग जो है वो इसके बिल्कुल ही नजदीक है। सामने जो है वो सिटी कोर्ट वगैरह भी है। बल्दिया उस्मा जो कराची है वो मुतहरिक हो गई है। उनका कहना है कि आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो रवाना कर दी गई हैं। बल्दिया उस्मा कराची का जो फायर ब्रिगेड अमला है वो इस पर आग बुझाने में मसरूफ है। तकरीबन 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां जो है वो आग बुझाई जा रही है। आगे खौफनाक आग है, देखते ही देखते जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया है पूरी मार्केट। कोई खौफनाक वीडियो जो है वो सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की जानिब से भरपूर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए इजाफी फायर टेंडर को भी जो है वो मौके पर पहुंचा दिए गए हैं। मुतासरा मकाम पर रेस्क्यू कार्रवाइयां भी जारी हैं। अब बल्दिया उस्मा कराची की मशीनरी और अमला जो है वो हंगामी बुनियादों पर मुतहर्रिक है। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची का मजीद बताना है कि सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखी हुई है और शहरियों को जो है वो
मुतासरा इलाके से आगे करीब जो है वो जाने से रोक दिया गया है। आग बुझाने की जो है वजूहत का तयन किया जा रहा है। अगर मैं आपको इसकी डायनेमिक्स के इलाके की बता दूं, महल वकुआ, तो ये बिल्कुल लाइट हाउस के करीब है। इससे कुछ ही दूर जो है वो टाउन मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कॉलेज और बिल्कुल बराबर में जो है वो सिविल हॉस्पिटल और FIUT भी है। तमाम जो मरीज है वो इस वक्त यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल एमेजिना रोड का मकाम है, मसरूफ तरीन इलाका है। कोई दूरी जो है वो सदर भी वाक़या है और आगे जाकर जो है वो खारादर की पूरी जो है वो मार्केट शुरू हो जाती है। कदीमी इलाका है। कुछ दिनों कबल जो है वो एमेजिना रोड पर जहाँ आग लगी थी उससे बिल्कुल ये मुंफसिल इलाका है और क्योंकि कुछ जो कंजेस्टेड इलाका है बराबर में सिटी कोड भी है, वजह से जो है वो वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी की मुतासिर होती है। अब फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो पहुंच गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा उसामा, बताएगा फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है? आग कितनी शिद्दत की बताई जा रही है? जैसे आपने कहा कि आग फैल रही है, तो क्या आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया है? जो है वो पूरी फुटेज जो इसमें देखी जा सकती है कि ये जो जितनी भी दुकानें थी ये पूरी गली बनी हुई है और ये नाला जो है वो KMC का जो मुत्तसिल नाला है उसके ऊपर ये छोटी छोटी जो है वो दुकानें बनाई गई हैं। अंदर जो है वो पूरी यहाँ पर मार्केट है जिसमें पुराना जो लुंडे का सामान है, जिनमें कोट वगैरह तमाम चीजें मिलती हैं। पथारों को जो है वो आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद जो है वो आग को फैलने से रोका जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस पर काबू पाया जा सके। अभी कुछ भी जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम बताने से कासिर है कि किस दर्जे की आग है, लेकिन एक बड़ी जो है वो आग कंसिडर इसको किया जा रहा है और फायर ब्रिगेड की मजीद जो गाड़ियां हैं उनको भी जो है वो तलब कर लिया गया है। इलाके की जो पुलिस है उसको भी तलब किया गया है और लोगों को जो है वो करीब जाने से रोका जा रहा है। कोई भी शख्स जो है वो करीब ना जाए क्योंकि ये बिल्कुल जो पथारे हैं जिसमें शूज वगैरह होते हैं, जूते, कपड़े और जो दीगर सामान होता है वो तमाम पूरी की पूरी लाट आती है। और कराची का एक मशहूर तरीन बाजार है लाइट हाउस, ये उसके जो दुकानें हैं वहाँ पर ये आग लगी है। अब आग को जो है वो मजीद फैलने से फायर ब्रिगेड की पहली स्ट्रेटेजी ये होगी कि आपको मजीद जो है वो फैलने से रोका जाए क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो सारा रिहायशी इलाका है और पीछे जो है वो सिटी कोर्ट वगैरह भी है। फायर ब्रिगेड की टीमें मजीद मुतहर्रिक है और पहुंच रही है कि जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। उसामा, बताएगा इस वक्त मौके पर कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं आग बुझाने के लिए? इस वक्त तकरीबन 5 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त पहुंच रही है और मजीद जो है वो कोशिश की जा रही है कि मजीद की जो है वो तलब किया जाए। लेकिन क्योंकि ये जो इलाका है ट्रैफिक की रवानी जो है वो इस वक्त मुतासिर होती है, तमाम जो सदर है वो भी खुल गया है और जो आगे पीछे का इलाका है वहाँ पर क्योंकि एमेजिना रोड है और एमेजिना रोड पर काम के सिलसिले में भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, इससे जो है वो रेस्क्यू वर्कर्स को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द और जो धुआं है वो काला धुएं की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना है। लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम मजीद भी गाड़ियों को तलब किया गया और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पाया जाए। समा, ये भी बताइएगा क्या किसी के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है इस सिलसिले में? लाइबा अभी तक तो ताहाल कोई ऐसी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अब से कुछ देर कबल जो है वो लगी है। अब जो है वो बल्दिया उसमें कराची का भी अमला जो है वो मुतहर्रिक हो गया है और कोशिश की जा रही है क्योंकि KMC बिल्डिंग जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन की बिल्डिंग जो है वो उससे बिल्कुल मुत्तसिल है जहाँ पर मेयर कराची का खुद का भी ऑफिस है। और अभी जो है वो बल्दिया की जो KMC के फायर ब्रिगेड हुकाम है वही मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू 112 को भी जो है वो तलब किया जा रहा है और दीगर भी जो अमला है वो आग बुझाने पर इस वक्त मसरूफ और कोशिश की जा रही है कि आग पे जो है वो काबू पाया जा सके। लेकिन ये तमाम जो दुकानें हैं जिनको और उस पर जो है वो कोशिश की जा रही है। कुछ ताहाल जो है वो कोई अभी तक जख्मी या किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मौजूद हुई है। लेकिन रेस्क्यू टीमें जो है वो चाहे वस्तुओं पर पहुंच गई है और रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। ठीक है, रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है। एमेजिना रोड लाइट हाउस की दुकान में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आपको बता रहे हैं कि लाइट हाउस की दुकान में ये आग भड़क उठी है जिसमें लुंडे का सामान बताया जा रहा है और देखते ही देखते आग फैलना शुरू हो गई है। और आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड हुकाम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया है। एमेजिना रोड लाइट हाउस की दुकान में ये आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ अमल है। एमेजिना रोड लाइट हाउस की दुकान में आग भड़क उठी है। आपको बताएं कि फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, क्या बताया जा रहा है कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा?
देखिए लाइबा अभी तक ताहाल जो है वो कोई ऐसा वक्त नहीं बताया जा सकता क्योंकि आग जो है वो बड़ी लग रही है। कोशिश की जा रही है कि मजीद लोगों को जो है वो वहां से करीब नहीं जाने दिया जाए और अगर कोई शख्स अंदर पहुंच गया तो उसको फौरी तौर पर जो है वो निकाला जाए। लेकिन आग जो है वो बड़ी है, इसलिए कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। मजीद की जो है वो गाड़ी को जो है वो तलब कर लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो पहले आग को फैलने से जो है वो मजीद रोक दिया जाए ताकि आग जो है वो मजीद नहीं फैले, क्योंकि ये सारी दुकानें हैं जिसमें कपड़े वगैरह मौजूद हैं और ज्यादातर जो है वो शूज जूते जो होते हैं वो मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है वो आग में देखते तमाम जो स्टॉक है उसको लपेट में ले लिया है। अब कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। मजीद भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचा दिया गया है और जो है वो वाटर टैंकर के जरिए भी जो है वो पानी फराहम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है आग को काबू पाया जा सके। अहमद जिना रोड पर जो है वो इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू टीमों को भी आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेक्सल गुल प्लाजा के मकाम से जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो रोड पे जो है वो शदीद ट्रैफिक का दबाव है इस वक्त भी, और जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियों को भी जाने में मुश्किलात का सामना, और आगे जो है वो लाइट हाउस के मकाम पर भी जो है वो ट्रैफिक का दबाव रहता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों जानिब से जो है वो ट्रैफिक आती है और इस पर जो है आग की सूरत हाल है, तो कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग को कंट्रोल किया जाए। जी अच्छा उसामा, क्या कंफर्म हो सका है क्या ये जो आग लगी है ये दुकान में लगी है या कपड़ों के गोदाम में लगी है? देखिए लाइबा यहाँ पर कोई ऐसे दुकान वो गोदाम वगैरह नहीं है, अंदर की जानी जो है वो कुछ गोदाम है, लेकिन ये जो नाले पे आर्थिक तौर पे जो दुकानें वगैरह बनाई जाती हैं, नाला है उसके ऊपर जो है वो आर्थिक तौर पे दुकानें बनाई जाती हैं जिनमें शूज वगैरह, उनमें जो है वो ये आग लगी है। अब मजीद जो है वो कोशिश की जा रही है कि आग मजीद ना फैले, क्योंकि अंदर जो है वो कुछ दुकानें वगैरह भी हैं और अंदर की जानिब गोदाम है, लेकिन ये आग जो है वो बाहर की जानिब लगी है, जहाँ पर ये आरजी जो छोटे छोटे से छपरे होते हैं उनको डाल के मदद से जो है वो सामान लगाया जाता है, और बाहर की जानिब जो आरजी मार्केट बनाई जाती है ये वो है, उसमें जो है वो ये आग लगी है। छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं, बाहर के जो स्टॉल होते हैं उनमें ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंच गई हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर काबू पाया जा सके। समा बताएगा ये जिस हिस्से में आग लगी है क्या अभी वहाँ पर कुछ अफराद मौजूद हैं, और बताएगा कि कितने अफराद मौजूद हो सकते हैं वहाँ पर? ठीक है, सुबह का वक्त तो ऐसा कोई रश होता नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट जो है वो खुलती है, लेकिन अभी तक ताहाल कोई ऐसी इतना नहीं है कि कोई शख्स मौजूद है। अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। मजीद भी जो है वो रेस्क्यू टीमें सर्च कर रही हैं। बाहर की जानिब जो है वो ये आग लगी है, जहाँ से बाहर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो चूंकि ट्रैफिक की रवानी है, इसलिए जो है वो रेस्क्यू टीमों को भी वहाँ पे पहुंचने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से शदीद जो है वो दबाव और फिर धुआं की वजह से भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतासर हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि आया कोई अंदर मौजूद है या नहीं, लेकिन जो है वो पहले कोशिश की जा रही है कि अगर फौरी तौर पर पहले सर्च किया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो आग पर काबू पाने के बाद ही तयन किया जा सकेगा। अच्छा उसामा बताएगा आग लगने का तयन हो सका है अब तक, किन वजूहात के बिना पर ये आग लगी है, और ये भी बताएगा कि नुकसान के तखमीना लगा लिया गया है कि कितना नुकसान हो सकता है इस आग से? नहीं देखें, कुछ भी जो है वो आग लगने की वजूहात का भी तयन जो है वो अभी नहीं किया जा सकता, और तखमीना भी जो है वो नुकसान का ताहाल नहीं लगाया जा सकता कि आया किस वजह से जो है वो आग लगी है, और नुकसान का तखमीना जो है वो आग के बाद आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा। उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद ही जो है वो तखमीना लगाया जा सकेगा कि कितना तखमीना है, और ताहाल जो है वो आग की वजूहात भी जो है वो नहीं तयन हो सका है कि किस वजह से लगी है। लेकिन अलग सुबह का वक्त है, कोई ऐसा वहाँ पर बिजली वगैरह का भी काम नहीं होता, लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि आया जो है वो आग की वजूहात क्या है और तखमीना जो है वो कैसे लगाया जाएगा। पहले जो है वो रेस्क्यू टीमें मजीद भी पहुंच रही हैं और आग को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ताकि आग जो है वो मजीद ना फैले, और उसके बाद जो है मुकम्मल तौर पर आग काबू पाने के बाद ही जो है वो कोशिश की जाएगी। अब मजीद जो है वो गाड़ियों को तलब कर लिया गया है। बल्दिया उस्मा कराची का जो अमला है वो भी मुतहर्रिक है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है वो आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सके और मजीद जो है वो कोई जानी नुकसान न हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए।